जी हाँ, नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें एक और नए मॉडल पेपर के बारे में जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेंगे। रीजनिंग और मैथ्स के कुछ और नए कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में सेना की वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है, वहां पे वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आस्था सहगल। दूसरा ऑप्शन है सुप्रिया सिटी। तीसरा ऑप्शन है अवनी शर्मा। और फोर्थ ऑप्शन है शिया चौहान। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुप्रिया सिटी सियाचिन ग्लेशियर में सेना की वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। दो क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं आपको। जो पहली महिला अधिकारी बनती है तो उससे दो क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? ये बात हो रही है सैन्य अधिकारी की, राइट। तो सैन्य अधिकारी कौन थी सियाचिन ग्लेशियर में? तो वो आपको नाम ध्यान में रखना है, शिवा चौहान। शिवा चौहान। एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? चिकित्सा अधिकारी के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चिकित्सा अधिकारी। तो वो भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गीतिका कौल, राइट। तो ये दो तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रहने चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि हमें बताना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 26 जून को। दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई को। तीसरा ऑप्शन है 27 जुलाई को। और फोर्थ ऑप्शन है 28 जुलाई को। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अब क्यों मनाते हैं? तो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो तो उन्हीं तो उन्हीं वीर सैनिकों की याद में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ये युद्ध चला था लगभग लगभग 60 दिनों तक। 60 दिनों तक ये युद्ध चला था जिसमें भारत की विजय हुई थी, ठीक है। तो वीरों की याद में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी पंक्ति में जी बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है तथा के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो हमें बताना है कि पंक्ति में कितने मेंबर हैं। जब भी बाईं तरफ की बात हो तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि बायां हाथ कौन सा है। तो ये बाईं तरफ और ये रहा दाईं तरफ। हमें बताया गया है कि बाईं ओर से 7वें स्थान पर तो है जी, ठीक है। तो ये 7th प्लेस पे है। और दाईं तरफ से जो है के बारे में बताया गया है वो स्थान पर है 5वें स्थान पर, राइट। तो 5th स्थान पर है के। हमें बताना है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ बीच में कितने लोग हैं हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कहा होता कि जी और के बीच में इतने लोग हैं तो हम इसका आंसर दे पाते। क्योंकि हमें जे और के बीच के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। यहाँ 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 15 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 25 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक कितना करने का लक्ष्य तय किया है? तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 22,480 मेगावाट। दूसरा ऑप्शन है 8,189 मेगावाट। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 20,050 मेगावाट। फोर्थ ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार ने
भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें, ऐसा अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपकी एग्जाम में कि भारत की वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत की ऊर्जा क्षमता कितनी है। वो है 8,189 मेगावाट, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारत ने 2070 तक। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 21 मार्च 1949 को, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 21 नवंबर 1950 को। तो हमें बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था, इसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था, और इसी दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट ने भी शपथ ली थी, यानी कि पहले राष्ट्रपति ने भी शपथ ली थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। हमें बताना है कि जो मंत्रिपरिषद होता है तो उसका आकार कितना बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन है सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि कितना भी बड़ा मंत्रिपरिषद हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% के बराबर हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन है विधानमंडल की कुल संख्या का 10% के बराबर मंत्रिमंडल होगा, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विधानमंडल के टोटल विधानमंडल में जितने सदस्य होंगे 15% के बराबर मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है 15% के बराबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2024, अभी हाल ही के रैंकिंग की हमें बात करनी है, जो कि जुलाई में जारी की गई है रिपोर्ट। तो भारत की रैंकिंग इनमें से क्या है? तो पहले बात कर लेते हैं हेनली पासपोर्ट रैंकिंग की। तो ये साल में 2 बार जारी की जाती है, पहली जनवरी में और एक अभी लेटेस्ट जुलाई में जारी की गई, यानी कि साल में दो बार जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं कि अभी जुलाई में जो जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है। अब हम देखते हैं कि इनमें से भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है 82, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 76 और फोर्थ ऑप्शन 95 पे। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि भारत की रैंकिंग है अभी जुलाई में 82, यानी कि 82 पे, ठीक है। 58 देशों में भारतीय बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 58 कंट्री में हम बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है? संशोधन करने का जो सिस्टम है वो हमने कौन से देश से संविधान से लिया है? तो पहला ऑप्शन है रूस से, दूसरा ऑप्शन है कनाडा से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आयरलैंड से, और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। तो अगर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि दक्षिण अफ्रीकी देश से हमने लिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो हमने दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश से हमने कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, यानी कि अमेरिकी संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकार का कंसेप्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने
अमेरिकी संविधान से। अब हम बात करते हैं रूस से हमने कौन सी चीज़ें ली हैं। तो रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने लिया है रशियन संविधान से। और आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एन स्टेट के। ठीक है। और देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं। हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। इसीलिए जो है भारत के संविधान को उदार का संविधान भी कई लोगों ने उदार का संविधान की संज्ञा भारतीय संविधान को दी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। हमें बताना है कि इनमें से कौन जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा में मनोनीत सदस्य, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तीसरा ऑप्शन है विधान परिषद के सदस्य और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते यानी कि भाग नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मेंबर भाग लेते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हम वोट दे करके चुनते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात है विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य जिनको हम वोट दे करके चुनते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी विधानसभाएं या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभाएं हैं तो वहाँ के मेंबर भी जो चुने हुए मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो हमें बताना है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं हर राज्य में, तो उनके अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, यहाँ पे होगा राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन है उपाध्यक्ष विधानसभा के। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको, तो विधानसभा की जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको वो अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी कैसे लगती है। पहला ऑप्शन है कि देश में कहीं पर भी लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो वहां पे लगाते हैं, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल की इच्छा के अनुसार कहीं पर भी लगाई जा सकती है, और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार लगाई जाती है। तो अगर इस सवाल का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। जब अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगती है तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो जब भी अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है किसी राज्य में, तो वहां पर अगर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले बनता है मंत्रिपरिषद यानी कि सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राइट, पहला ऑप्शन क्या की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है सीएम के नेतृत्व वाली। दूसरा, राज्य सचिव की सहायता से राज्य सचिव की सहायता से राज्य का शासन चलाया जाता है, राज्य का शासन चलाता है यानी कि वो राज्यपाल भी हो सकता है। अगला देखते हैं कि बजट जो पारित करना होता है राज्य के लिए वो संसद पारित करती है। ठीक है, यानी कि बजट की जो शक्तियां होती है वो संसद के पास चली जाती है। और अगला बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या कर सकते हैं, विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निलंबित किया जा सकता है और विघटित भी किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 356 के इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं और आपको ध्यान में रखना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने बेटे से 5 गुनी है। 4 वर्ष के बाद दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा, तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी है? यानी कि अभी उसके बेटे की आयु कितनी है वो हमें निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मानना है, तो माना बेटे की वर्तमान में उम्र है वो है x वर्ष, और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो पिता हो जाएगा 5x वर्ष। 5x यानी कि 5 गुना है तो 5x वर्ष होगी उसकी आयु। अब हमें बताया गया है कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद यानी कि बेटे की आयु में भी 4 ऐड करेंगे, पिता की आयु में भी हम 4 ऐड करेंगे, तो बेटे की आयु हो जाएगी x प्लस 4 प्लस, अगर बात करेंगे पिता की आयु भी हो जाएगी 5x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 44 वर्ष, क्योंकि हमको दे रखा है 4 वर्ष के बाद में, तो हमें दे रखा है कि 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग होने वाला है 44 ईयर, राइट। तो यहाँ से जब आप इस समीकरण को सरल करोगे तो आपके पास में x का मान आएगा, यानी कि 5x और 1x हो जाएगा 6x बराबर 44, 44 माइनस 8, और यहाँ से x का मान हो जाएगा आपके पास में 44 में जब 8 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 36 डिवाइड विथ 6, यानी कि हमारे पास में x का मान आ गया 6 वर्ष, और हमारा ऑप्शन में कहाँ पे चल रहा है, और x का मान ही हमें निकालना था क्योंकि बेटे की उम्र में हमने मानी थी x वर्ष, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में हल करने हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लगातार 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हमें बताना है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होता है। तो देखिए पहली विषम संख्या होती है 1, दूसरी विषम संख्या होती है 3, तीसरी विषम संख्या होती है हमारे पास में 5, और चौथी विषम संख्याओं की बात करेंगे तो वो होती है 7। तो इस टाइप से अगर हम लास्ट यानी कि 15वीं विषम संख्या देखेंगे तो हमारे पास में आएगा 29 यानी कि 29। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है क्लास 10th में, या संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। n/2 a प्लस एल, यानी कि a का मतलब होता है फर्स्ट संख्या, l का मतलब होता है लास्ट संख्या, n का मतलब होता है कि कितनी संख्याओं तक का हमें योग निकालना है। तो 15 तक का निकालना यानी कि 15/2। a का मान हमारे पास में 1, l की बात करेंगे तो उसका मान है 29। तो देखिए हमारे पास में आंसर बनेगा 15/2 इंटू 30, राइट, 29 और 1 30, तो 15/2 इंटू 30, जब 2 से आप 30 को काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 15, और 15 को 15 से गुणा किया जाता है तो आंसर आता है 225, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्याओं का योग निकालने का ये फॉर्मूला होता है किसी सीरीज में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? न्यायाधीश के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं वो हमें देखना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति जी को, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, और फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल को। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किसको सौंपते हैं? वो सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को, यानी कि प्रेसिडेंट को, ठीक है, न कि राज्यपाल को। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, यानी कि हीनयान संप्रदाय किसमें विश्वास करता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक मानव यानी कि महापुरुष हैं किंतु अवतार नहीं है, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक अवतार है, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है, और फोर्थ ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक सर्वशक्तिमान शासक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गौतम बुद्ध एक महामानव यानी कि महापुरुष तो हैं लेकिन अवतार नहीं। तो गौतम बुद्ध को हीनयान संप्रदाय गौतम बुद्ध को अवतार नहीं मानता है लेकिन एक महापुरुष जरूर मानता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम बौद्ध संगति
किसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी? हमें बताना है कि फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी तो किसके समय में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है अज्ञात शत्रु के समय, दूसरा ऑप्शन है अशोक के समय, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अज्ञात शत्रु के समय में फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु के समय। सेकंड की अगर बात करेंगे तो उस समय राजा कौन था, थर्ड की बात करेंगे तो उस समय राजा, और फोर्थ के समय कौन था तो वो भी हम देख लेते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगति काला भोज के समय आयोजित की गई थी, काला भोज उस समय राजा थे। तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो अशोक के समय आयोजित की गई थी, और फोर्थ अगर बौद्ध संगति की अगर हम बात करेंगे तो वो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी, यानी कि उस समय राजा कनिष्क थे, राइट। तो इस तरीके से आपको चारों ही बौद्ध संगतियां ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि ईश्वर अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा, यह किसने कहा था? ये शब्द किसके थे वो हमें बताना है कि यदि ईश्वर अस्पष्टता को मानता है तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, ऐसे शब्द किसके थे? तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा फुले और फोर्थ ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि अगर भगवान अस्पष्टता को स्वीकार करता है, अगर ईश्वर अस्पष्टता को सहन करता है तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, ऐसे शब्द किसके थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? यानी कि भारतीय राजनीति में प्रवेश महात्मा गांधी जी ने कहाँ से किया था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है चंपारण आंदोलन से। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि चंपारण आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो 9 जनवरी 1915 को आप वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और उसके बाद में 1 वर्ष तक भारत का दौरा किया था, और उसके बाद में आपने राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण गए बिहार में, और वहां से आपने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। और चंपारण सत्याग्रह को, और चंपारण में ही महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, राइट। तो यहाँ से, यहीं से आपने आपने सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना शुरू किया। सत्याग्रह का फर्स्ट बार प्रयोग आपने किया था चंपारण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे है? हमें बताना है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट जी से, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी से और फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि न्यू इंडिया समाचार पत्र था एनी बेसेंट जी का, एनी बेसेंट जी का। और आपकी बात करें तो आप कांग्रेस की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपने भारत में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, राइट। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1916 में, राइट। 1916 में आपने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। युगांतर समाचार पत्र किस नेता से संबंधित है? तो युगांतर समाचार पत्र का संबंध कौन से नेता से है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है वारिंद्र कुमार घोष, दूसरा ऑप्शन है अरविंद कुमार घोष, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस।
तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि युगांतर समाचार पत्र के संस्थापक थे वरिंद्र कुमार घोष, यानी कि वीके, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समाचारों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में भी कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं जो कि समाचार पत्र से या संगठन से रिलेटेड हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कार्डिक को BYO CG लिखा जाए तो मोशन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, राइट। यानी कि मोशन को कैसे परिभाषित करेंगे तो वो हमको निकालना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखिए CARDIC, कार्डिक को इस तरीके से लिखना है। उसी तरीके से जैसे हमें मोशन को बनाना है तो उसको इस तरफ लिखिए MOTION, राइट। अब हमें बनाना है कि Y से, तो C से बना है B, राइट। A से बना है Y, R से बना है O, D से बना है C, I से बना है G और लास्ट में C से बना है Z। तो देखिए, Y अगर C में से आप -A करोगे तो आपके पास में आएगा B, A में से अगर आप -2 करोगे तो आपके पास में आएगा Y, ठीक है। और R में से आप -3 करोगे तो आपके पास में आएगा O, तो आपके पास में आएगा O। उसी तरीके से D में से -1 करोगे तो बनेगा C, I में से -2 करोगे तो आपके पास में बनेगा G और C में से अगर -3 करोगे तो आपके पास में बनेगा Z, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब हमें M में से भी क्या करना है, पहले -1 करना है, O में से -2 करना है, T में से -3 करना है, I में से -1 करना है, वापस से O में से -2 करना है और N में से -3 करना है, राइट। तो जब M में से -1 माइनस करोगे तो M-1 करोगे तो आपके पास में आएगा L, राइट। O में से अगर दो को माइनस करोगे तो आपके पास में बनेगा M, T में से -3 करोगे तो आपके पास में बनेगा Q और अगर I में से -1 करोगे तो आपके पास में आएगा H, O में से -2 करोगे तो आपके पास में बनेगा पुनः M और लास्ट में N में से -3 करोगे तो आपके पास में बनेगा K। यानी कि हमारा आंसर आ रहा है MQHMK। तो हमारा ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है LMQHMK, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है।